हरे कृष्णा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बचपन एवं वृद्धि, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इससे पहले हम कई और सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जीन पियाजे, वाइगॉट्स्की और भी कई सारे सिद्धांतों की हमने चर्चा की है। आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है अधिगम के सिद्धांतों की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण, या जिसको कह सकते हैं सबसे बेसिक जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत आता है। और ये सबसे पहला सिद्धांत है, या प्रथम बार कहा गया इसको, तो इसलिए इसका नाम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी है। तो आइए चर्चा करते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, क्या क्या इसमें बातें हैं, कौन कौन सी बातें इसमें जानने योग्य, सभी पर एक नजर डालते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आई पावलाव, इवान पेट्रोविच पावलाव के द्वारा दिया गया। और ये जो आईपी पावलाव है एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, और बिहेवियरिस्ट भी इनको कहा जाता है। और इनको डाइजेशन पर वर्क करने के लिए, क्योंकि फिजियोलॉजिस्ट का मतलब ये पूरे तरीके से जो डॉक्टर होते हैं, पेशेवर डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर, वो तरह के डॉक्टर थे। और इन्होंने काम किया था किस पर, डाइजेसिव सिस्टम जो होता है उस पर। और 1904 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था डाइजेशन पर इनके वर्क के लिए। अब हम इनको पढ़ तो किस में रहे, साइकोलॉजी में, लेकिन मेनली इन्होंने काम जो किया, इनका पूरा लाइफ और फोकस किस पे थे, ये फिजियोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। कौन थे? फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। शरीर मनोवैज्ञानिक जिसको कह सकती है, शारीरिक 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 वैज्ञानिक भी इनको कहा जा सकता है। सबसे पहले ये इसको क्लासिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज, जैसे अपन कहते हैं ना, ये चीज शास्त्र, अब शास्त्र जो होते हैं वो प्राचीन होते हैं, सबसे पहले लिखे गए होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो थ्योरी है ये सबसे पहले दी गई थी अधिगम के क्षेत्र में, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बीइंग द फर्स्ट इट इज आल्सो नोन एज क्लासिकल। इसका नाम क्लासिकल क्यों है, क्योंकि ये सबसे पहले दी गई थी, इसलिए इसका नाम क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आगे बात करते हैं, दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज कंटिन्यूड रिफ्लेक्स, है ना, कंडीशनड रिफ्लेक्स। कंडीशन रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी चीज को कंडीशनिंग जो हम पढ़ते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया, तो यहाँ पे अनुबंध वाली बात हो रही है। कंडीशन, किसी चीज की कंडीशनिंग कैसे हुई है, उस चीज को किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है। अभी हम आगे इसमें जो इन्होंने प्रयोग किया उसके बारे में बात करेंगे। तो कंडीशनड रिफ्लेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर एक और नाम इसका है रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग। रेस्पोंडेंट मतलब जो जिस व्यक्ति के ऊपर या जिस चीज के ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, तो उसकी कंडीशनिंग कैसी हुई है। दो लोग होते हैं, एक रेस्पॉन्स करने वाला और एक रेस्पॉन्स करवाने वाला। तो जो रेस्पॉन्स करने वाला व्यक्ति उसको बोलते हैं रेस्पोंडेंट। वो रेस्पोंडेंट अभी प्रयोग में आगे देखेंगे हम कौन रेस्पोंडेंट है, उसकी कंडीशनिंग कैसे हुई है। दो शब्दों के बारे में हमको यहाँ पर विशेष तौर पर जानना जरूरी है, एक होता है स्टूमुलस और एक होता है रेस्पॉन्स। स्टूमुलस को हिंदी में क्या कहते हैं, उद्दीपक, और रेस्पॉन्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुक्रिया। तो ये दो शब्द हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया। क्या है उद्दीपक या स्टूमुलस क्या है, तो स्टूमुलस के बारे में कहेंगे सिचुएशन और थिंग दैट स्टिमुलेट अस, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो हमको कोई काम करने के लिए प्रेरित करती है, उसको क्या कहते हैं हम, स्टूमुलस। मान लो हमारे आंखों के सामने कोई भी चीज दिखाई दी, अचानक से हम लोग बैठे हुए और एकदम से कोई धमाका हुआ, तो धमाका हुआ तो हमारा ध्यान उस ओर जाएगा कि आवाज किस चीज की आई है। हम एक तरह से कौतूहलवश देखना चाहेंगे भाई क्या चीज हुआ, कौन कोई गिर गया, किस चीज की आवाज है, क्या चीज हुई है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर एक जो हमारा फेमस प्रयोग है इनका, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि बेल, जो घंटी की आवाज है, वो यहाँ पर किसका काम करेगी, स्टूमुलस का। और रेस्पॉन्स क्या है, रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, टू रेस्पॉन्ड द स्टूमुलस एक्शन इज टेकन। उस उद्दीपक की वजह से, उस स्टूमुलस की वजह से हमने क्या एक्शन लिया। मान लो कोई धमाके की आवाज दिखाई दी, सुनाई दी अपन को, अपन देखने के लिए गए कि भाई हुआ क्या है, तो ये हमारा क्या है, रेस्पॉन्स। तो जो रेस्पॉन्स है वो कुत्ता जो होता है उसकी क्या आने लगती है, सलाइवा, लार आने लगती है उसके मुंह से। समझ में आ रही है बात। तो अच्छा, जो वो कुत्ता था ना उसका नाम शायद क्या था, बेक, ऐसे कुछ नाम था, बेक, BEK। अब जो भी कुछ नाम रहा होगा, नाम पर उसने प्रयोग किस में किया, इसने एक कुत्ते के ऊपर इसने प्रयोग किया। अब उसको सब चीजों को अपन देखेंगे। अच्छा, ये जो प्रयोग वगैरह होते हैं ना बेटा, ये मेन चीज नहीं है, ये तो प्रतीकात्मक है। मतलब इस प्रयोग को या इस सिद्धांत को बताने का एक तरीका है। समझ में आ रही बात, कि उनको ये कैसे पता लगा, उन्होंने इस सिद्धांत को कैसे सिद्ध किया, तो उसके लिए है वो कुत्ते का प्रयोग। बाकी हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है कि वो कुत्ते पे किया कि बिल्ली पे किया कि चूहे पे किया। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग जीव जंतुओं पर प्रयोग करके देखे, पर उनका उद्देश्य क्या है, उस चीज को स्थापित करना, उस चीज को समझाना कि देखो इसके साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। समझ में आ रही है बात। तो आइए अब देखते हैं आगे इसने किस प्रकार से क्या क्या चीजें बताई हैं। तो अगले चलते हैं हम लोग। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है बेटा, ये जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, इसमें जब पावलाव ने अपने
कुत्ते पर प्रयोग किया तो उस प्रयोग में कौन कौन सी कुछ ऐसी शब्दावली जिनका हम आगे प्रयोग करेंगे उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या है, नेचुरल स्टिमुलस। नेचुरल स्टिमुलस क्या है, देखो यहाँ पे कुछ खाना रखा हुआ है, खाने में से ऐसे धुआं निकल रहा है, कुछ गर्म खाना है कुत्ते के लिए, तो वो जो खाना है बताओ, खाना जो है वो नेचुरल है कि नहीं है? सब लोगों को भूख लगती है तो खाना खाते हैं, तो ये कैसा स्टिमुलस हो गया? नेचुरल। भाई कोई भी जब भी किसी को भूख लगेगी उसके सामने खाना आएगा तो उसके मुंह से लार आना स्वाभाविक है, तो ये कैसा उद्दीपक है? नेचुरल, प्राकृतिक। अगला देखो, न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल का मतलब है, बताओ किसी को भूख लग रही हो और उसके आगे घंटी बजाओ तो उसकी भूख पे क्या फर्क पड़ेगा? उस घंटी का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। यानी कि घंटी का उस भोजन से कोई लेना देना नहीं है। जब किसी उद्दीपक का किसी क्रिया से कोई लेना देना ना हो तो उसका नाम होता है न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल मतलब उदासीन। उद्दीपक तो है ये, लेकिन कैसा है? उदासीन। किसी को भूख लग रही है, मान लो अब किसी को प्यास लग रही है, प्यास लगने पर या भूख लगने पर या नींद आने पर या ऐसी कोई भी आवश्यकता की चीजों पर कोई कहीं पे कुछ घंटी बजा रहा है या कोई सीटी बजा रहा है या और कुछ काम कर रहा है, उससे उसका कोई लेना देना है क्या? जब उद्दीपक में और अनुक्रिया में कोई लिंक ना हो बीच में, उसको कहा जाता है क्या? न्यूट्रल स्टिमुलस, उदासीन उद्दीपक। समझ में आ रही है बात? अब आगे देखो, कंडीशनड स्टिमुलस। अब देखो ये अलग था, नेचुरल था ये तो, और ये न्यूट्रल था, दोनों को एक साथ किया, घंटी बजाई और घंटी के तुरंत बाद क्या दे दिया? भोजन दे दिया। तो इन दोनों की कंडीशनिंग हो गई कि नहीं हो गई? अपन ने दो अलग अलग चीजों को एक विशेष परिस्थिति में ला दिया कि भाई हम खाना तब देंगे, उससे पहले क्या बताएंगे? घंटी बजाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो इससे क्या हो गया? घंटी और ये दोनों क्या बन गए? कंडीशनड स्टिमुलस, सीएस। आगे देखो, नेचुरल रिस्पॉन्स। खाने को देख करके कुत्ते के मुंह से लार आना, ये कोई अस्वाभाविक बात है क्या स्वाभाविक बात है? स्वाभाविक है। भाई किसी भी व्यक्ति के मुंह से जो है खाने को देख करके लार आएगी और आनी चाहिए, भाई खाने को देख करके तो लार आती है, तो ये तो हो गया नेचुरल, नेचुरल रिस्पॉन्स हो गया ये तो, है ना। लेकिन घंटी की आवाज सुन के अगर लार आने लग जाए तो ये कैसा रिस्पॉन्स हुआ फिर? कंडीशनड रिस्पॉन्स। इसकी कंडीशनिंग उस तरह की हो गई, कुत्ते को पता लग गया देखो जब जब घंटी बजती है उसके तुरंत बाद में क्या आता है? भोजन आता है, और घंटी के बाद में जब भोजन आता है तो उसी चीज को क्या कहा गया यहाँ पर? कंडीशनड रिस्पॉन्स। समझ में आ गई के बाद यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अब ये तो थी एक बार एक टर्मिनोलॉजी बताने का, अभी सिद्धांत हमने समझा नहीं है, सिद्धांत को समझेंगे धीरे धीरे करके। अब आगे चलती थी और यहाँ पे एक मशीन लगा दी, उससे पता लगे भी कितनी लार आई है, कितनी बूंद आई है सलाइवा की उसकी, ठीक है, समझ में आ रही बात? और यहाँ पे आकर के वो इकट्ठा होती रहती थी। यहाँ इधर देखो ये भोजन था, ये यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी थी, उससे वो देखता रहता था इसको, कैमरा वगैरह लगा करके कुछ के ऑब्जर्वेशन करता रहता था इसको, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर, ये ट्यूब था, ये कंटेनर था, यहाँ पे भोजन वगैरह रखते थे, कुछ भी इसको जो भी कुछ डालना होता था खाना वगैरह इसका। तो इस तरीके का एक सेटअप उसने कर दिया था, यहाँ से अपन समझ सकते हैं। अब एक्चुअल में कैसा था वो तो अपन को पता नहीं, पर एक तरीके का एक इमेजिनेशन, हाँ ऐसा उसने कुछ किया होगा। समझ में आ रही है बात? अब आगे चलते हैं। पहली कंडीशन देखो, बिफोर कंडीशनिंग। अभी कंडीशनिंग हुई नहीं है, यानी कंडीशनिंग का मतलब तो समझ में आ रहा है ना? अनुबंधन। अनुबंधन अभी अपन ने किया नहीं, कोई विशेष परिस्थिति अपन ने की है। तो नॉर्मल चीज क्या है? कोई भी कुत्ता होगा वो खाने को देख करके क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, और रिस्पॉन्स में उसके मुंह से क्या आनी चाहिए? लार आनी चाहिए। तो बताओ ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है कि नहीं? यूएस है ये, यूएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस। और ये क्या? यूआर। यूआर मतलब अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पर कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है। ये पहली सिचुएशन समझ में आ रही है? नॉर्मल बात है, किसी को भी खाना देख करके क्या आएगी? लार आएगी। चलो अब सेकंड सिचुएशन पर चलते हैं। देखो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, सेकंड सिचुएशन पे आए अपन। ये भी बिफोर कंडीशनिंग है। किसी के भी आगे, चाहे कुत्ता हो इंसान हो, किसी को भूख लग रही है उसके आगे खूब घंटी बजाओ, उसके कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये घंटी बज रही है, यहाँ पे न्यूट्रल रिस्पॉन्स स्टिमुलस मिल रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? बैठा हुआ है। देखो कोई नो सेलिब्रेशन, इसके मुंह से कोई भी क्या नहीं आई है? लार वगैरह कुछ भी नहीं है। उसको क्या पता कि घंटी काय के लिए बज रही है? चलो यहाँ तक की बात समझ में आई अपने। सिचुएशन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अब अपन ने कंडीशनिंग करना शुरू किया। क्या कंडीशनिंग करना शुरू किया? कि खाना देने से पहले अपन ने क्या बजाना शुरू कर दिया? घंटी। तो कुत्ता क्या करता? घंटी की आवाज सुनता, सुनने के बाद देखता कि थोड़ी देर में क्या, थोड़ी देर बाद ही क्या आने लग रही है? खाना आने लग रहा है। तो वो क्या करने लग गया? यहाँ पर कंडीशन रिस्पॉन्स करने लग गया, यानी कि उसके मुंह से अब लार आने लग गई। दो चीजों को सुनकर के आती है उसके लार, घंटी की आवाज सुन के और खाना देख करके, दोनों चीज एक साथ आती है, तो उसके मुंह से क्या आ जाती है? लार आ जाती है। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अब देखो आगे क्या होगा? ये जो कंडीशनिंग है और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी, और अब की बार क्या होगा? कुत्ता को पता लग गया कि जब जब घंटी बजती है उसके तुरंत बाद ही क्या मिल जाता है? मुझे खाना मिल जाता। तो जैसे ही घंटी बजती तो कुत्ता अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेता भोजन के लिए, और उसके मुंह से क्या आना शुरू हो गई? ये देखो, लार। तो अब यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आया वो कैसा रिस्पॉन्स है बताओ? कंडीशन रिस्पॉन्स। क्योंकि ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है कि घंटी के बजने से किसी के मुंह से लार आ जाए, क्योंकि घंटी का भोजन के साथ में कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर संबंध स्थापित करा दिया है। इसी को बोलते हैं कंडीशनिंग। समझ में आ गई बात?
जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज की करे इसकी तो कंडीशनिंग ही खराब हुई है, कंडीशनिंग जैसे परवरिश कहते हैं, कंडीशनिंग मतलब जिसको किस तरीके से तैयार किया गया है। मान लो किसी की कंडीशनिंग खराब है तो कंडीशनिंग का मतलब उसको उस तरीके से तैयार नहीं किया गया, उसको अच्छी बातें नहीं सिखाई गई, अच्छी चीजें नहीं सिखाई गई। तो कुत्ते को हमने सिखाया, क्या सिखाया कि भैया घंटी जब जब बजेगी तो तेरे को खाना मिलेगा। तो कुत्ते के दिमाग में फिट बैठ गया कि देखो ये घंटी बजी, अब खाना आने वाला, तो क्यों ना मैं पहले से लार बनाना शुरू कर दूं। जब खाना बाद में आएगा, जब कोई आएगा, पहले से वो घंटी की आवाज सुनते क्या बनाना शुरू कर देता था, लार बनाना शुरू कर देता। अब इन चारों को एक समझते हैं। देखो अपन पहली सिचुएशन में क्या हुआ था, यहाँ पर देखो अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया गया यूएस, इससे हमको क्या मिला, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि भोजन से क्या आ गई, लार। घंटी से कोई लार नहीं आई, घंटी भोजन एक साथ दिया तो लार आ गई, और केवल घंटी से भी क्या आ गई, लार आ गई। समझ में आ रही है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, यहाँ तक का प्रयोग चल रहा था उसका। अब आगे देखो, तो अब ये चल क्या रहा था इनमें पूरी चीजों में, क्या क्या चीजें हो रही थी, एक एक प्रोसेस को अपन समझते हैं। देखो पहली प्रोसेस है जर्नलाइजेशन, किसी चीज को जर्नलाइज करना, सामान्यकृत करना किसी चीज को। क्या होता है ये जर्नलाइजेशन, बिहेवियर ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्टिमुलस सिमिलर टू द कंडीशनड वन। यानी कि यहां पर जो बिहेवियर है, अब देखो भोजन के दिखने पर लार का आना, ये बताओ सामान्य बात है, असामान्य बात है, सामान्य बात है। घंटी के दिखने पर लार का आना, ये सामान्य बात है कि असामान्य बात है, असामान्य बात है। लेकिन अगर घंटी के दिखने पर भी लार आ रही है तो ये सामान्य, मतलब घंटी के दिखने पर अगर अपन लार को लिया है तो अपन ने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया उस चीज को। अब कुत्ता क्या करने लगा, घंटी के दिखने पर भी क्या लाने लग गया, लार। तो नॉर्मल जो सिचुएशन जैसी होनी चाहिए थी वैसा ही काम किसी स्पेशल सिचुएशन में भी होने लग जाता है, यानी कि स्पेशल बात अब स्पेशल नहीं रही, वो भी अब क्या बन गई है, जनरल बन गई है, सामान्य बन गई। समझ में आ रही है बात यहाँ तक। अगला पॉइंट देखो, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का क्या है, दो चीजों के बीच में अंतर करना, डिस्क्रिमिनेट को बोलते हैं अंतर करना, डिफरेंस करना किसी चीज में। तो यहाँ पे क्या मतलब है, लर्निंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेन कंडीशनल स्टिमुलस एंड अदर रिलेटेड स्टिमुलस। देखो घंटी जो होती है उसकी एक पर्टिकुलर साउंड होता है, मान लो कोई भी अलग अलग तरह की, मैं दो तरह की घंटी बजाऊंगा तो दोनों में से अलग अलग साउंड आएगा। तो अभी तुमने देखा होगा कई बार, जैसे मान लो किसी के घर का कोई पालतू कुत्ता है, तो उस घर के लोग जब आते हैं, मान लो कि उस घर का कोई मालिक है या उस घर में रहने वाले और लोग हैं, जब भी वो आते हैं तो मान लो वो कार से आते हैं, बाइक से आते हैं, या अपने आप पैदल भी आते हैं, तो उनके पैरों की आवाज सुन करके, बाइक की आवाज सुन के, उस कार की आवाज सुन के, जो भी कुत्ता बिल्ली जो भी उनके घर में, वो बाहर तक गेट तक पहुंच जाएगा अपने आप ही। ऐसा होता है किसी के घर पे अगर कुत्ता हो, कहीं पे तुमने देखा हो तो ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि वो कंडीशन हो चुके होते हैं उस पर्टिकुलर तरीके के साउंड से। जैसे हॉर्न की, हॉर्न तो पता नहीं कितने तरह की बाइक है उनका हॉर्न बजता है, तो कुत्ता ऐसा दिन भर ही बाहर भगता रहेगा, कोई भी बाइक आएगी तो नहीं भगता, लेकिन वो तभी जाता है जब वो पर्टिकुलर साउंड उसको सुनाई देता है। तो यहाँ पे बस वही बात आ रही है कि जो कंडीशन स्टिमुलस था मेन, जिससे कंडीशनिंग हुई है, उस घंटी जो कि मेन घंटी बज रही है तभी साउंड आएगा। इसने किया भी पावला, आपने दूसरे तीसरे तरह की घंटी बजाना शुरू करा तो देखे कुत्ते के मुंह में लार आती है, तो कुत्ते के मुंह में लार नहीं आती थी। अगर वो क्या कर पाए, उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर पाए, मान लो बिल्कुल थोड़ी मिलती जुलती आवाज है तो लार आ भी सकती है, वो अंतर ही नहीं कर पाया कुत्ता, उसको लगा कि ये वही वाली घंटी है जिसके बाद में क्या आता है, खाना आता है। समझ में आ गई बात। तो मेन स्टिमुलस जो हमने कंडीशन करा था उसमें और दूसरे स्टिमुलस में क्या, अगर अंतर स्पष्ट पता लग रहा है तो हमारे पास में कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ये है डिस्क्रिमिनेशन, अंतर करना। समझ में आ रही है बात। स्टिमुलस में जैसे मान लो कंडीशनिंग किसके साथ में करी है, घंटी के साथ में, तो जिस तरह की घंटी के साथ में करी है उसी के बाद में लार आएगी। मान लो और कोई तरीके की आवाज आई घंटी की, तो क्या कुत्ता लार बनाएगा, कुत्ता लार नहीं बनाएगा। आगे देखो अगली क्वेश्चन। अब ये क्या लिखा हुआ है, एक्स क्या है, क्या बोलेंगे इसको, एक्स एक्स टी एक्सटेंशन, हाँ जो भी स्पेलिंग में गड़बड़ होगी या तो जो भी है। अब देखो, फेडिंग और डिजायर्ड बिहेवियर ऑन रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशनल स्टिमुलस विदाउट एसोसिएटिंग विद अनकंटिन्यूड वन। इसका मतलब क्या है, देखो अब यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, डिजायर्ड बिहेवियर। डिजायर्ड बिहेवियर का मतलब क्या है, कुत्ते से हमारी क्या आशा थी कि वो क्या टपकाएगा, लार टपकाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों हो रही है कम, on repeated presentation of continued stimulus without associating with unconditioned one। मतलब अगर हम क्या करने लग जाए, मान लो उसको केवल घंटी घंटी बजा और खाना देना बंद कर दें, हमारा बिहेवियर, कुत्ते का बिहेवियर किसकी वजह से, घंटी की वजह से कि खाने की वजह से, खाने की वजह से। मेन काम तो वो किसके लिए लात टपका रहा है, खाने की वजह से। अब हमने उसको सिखा तो दिया कि भैया देखो ऐसा है, घंटी बजेगी, खाना आएगा, और उसके बाद में बोल, उसको समझ में आ रहा था। अब हम क्या कर रहे, थोड़ी चालाकी करी हमने, घंटी की आवाज तो बजाते थे वही वाली, लेकिन धीरे धीरे क्या करना बंद कर दिया, पहले 2 मिनट बाद खाना दिया, फिर 5 मिनट बाद, फिर आधे घंटे बाद, फिर देना ही बंद कर दिया। तो कुत्ते ने थोड़े दिन तक तो केवल घंटी की आवाज सुन के क्या करना शुरू किया,
लार टपकाना शुरू किया, लेकिन उसको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मेरे को पागल बना रहे, घंटी घंटी बजाते हैं, मेरे मुंह में से लार भी आ जाती है, लेकिन ये मेरे को क्या नहीं देते, खाना नहीं देते। तो ये वो चीज है, यानी कि जो धीरे 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 चीज करके वो चीज फेड हो गई। फेड होने का मतलब होता है धीरे धीरे करके कम हो जाना। जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स था वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही। क्यों? क्योंकि हमने क्या करने शुरू कर दिया उसको, जो वो विदाउट एसोसिएटिंग विद कंडीशनड वन, जिस चीज से हमने कंडीशनिंग की थी उसकी वो प्रेजेंट करना हमने वहां पर क्या कर दिया, बंद कर दिया। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अचानक से दोबारा कभी ऐसा अपन ने 10 दिन तक ऐसे किया, घंटी बजाते थे और खाना देना बंद कर दिया, लेकिन एक दिन क्या किया अपन ने, घंटी बजाया और खाना दे दिया। तो बताओ कुत्ते को जो पहले कंडीशनिंग हो रखी थी उसकी, घंटी खाना लार, तो बताओ वो दोबारा उसकी रिकवरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है तुरंत, क्विक, फटाफट से, ऑन स्पॉट। समझ में आ रही है बात? तो जो उसकी कंडीशनिंग खत्म हो गई थी, फेड हो गई थी कोई चीज, वो चीज अब वापस से रिकवर हो जाएगी। कैसे? देखो, इफ आफ्टर एक्सटेंशन या जो भी कुछ लिखा हुआ है ये, द अनकंडीशनल स्टिमुलस इज बीइंग एसोसिएटेड अगेन विद द कंडीशनड स्टिमुलस, द बिहेवियर रिकर्स इमीडिएटली। यानी कि बीच में जो हमने उसके साथ में थोड़ी सी शरारत करी कि हमने उसको घंटी तो बजाई लेकिन क्या नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, तो उसने बेचारे ने लार टपकाना बंद कर दिया। थोड़े दिन तक तो करता रहा वो, फिर बाद में कहा यार ये तो मेरे को बेवकूफ बना रहे, तो उसने क्या बनाना बंद कर दिया, उसकी जो कंडीशनिंग हो रखी थी कि भैया घंटी की आवाज सुनते वो लार टपकाता था, वो अब उसने लार टपकाना बंद कर दिया। अब क्या कर रहा है वो, एक दिन हमने उसको खाना दिया, तो उसको दोबारा याद आ गई कि अरे ऐसा तो मेरे साथ होता था, घंटी की आवाज आती थी, फिर खाना आता था तो लार टपकाना। अब बताओ अगले दिन से दोबारा लार टपकाना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा? घंटी की आवाज सुनते ही कर देगा। क्यों? क्योंकि अब वो उसके साथ में नई कंडीशनिंग नहीं है, ये पुरानी वाली कंडीशन की क्या हो गई है, रिकवरी हो गई है। और इसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुरंत, इमीडिएटली, टाइम नहीं लगेगा चीज में, उसको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो वही है जो मैं मेरे साथ में पहले हुआ करता था। तो एक तरीके से उसने समझाने की कोशिश की हमको पावलोव ने कि अगर किसी व्यक्ति को किसी विशेष आदत में या विशेष तरीके की उसकी आदत डलवाई जाए, विशेष तरीके से उसकी कंडीशनिंग की जाए, स्पेशल तरीके से उसको ढाला जाए, तो वो उसमें ढल जाता है। भले ही बीच में जाकर के अगर उसको थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि भाई उसको जो है थोड़ा सा रोक दिया जाए उस कंडीशनिंग को, तो बीच में वो बंद हो जाएगा, और पुनः अगर उसको वैसी सिचुएशन मिलती है तो दोबारा से उसकी कंडीशनिंग शुरू हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी प्रकार को? समझ में आई बात? कंफ्यूजन सिचुएशन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अब अपन ने कंडीशनिंग करना शुरू किया, क्या कंडीशनिंग करना शुरू किया कि खाना देने से पहले अपन ने क्या बजाना शुरू कर दिया, घंटी। तो कुत्ता क्या करता, घंटी की आवाज सुनता, सुनने के बाद देखता कि थोड़ी देर में क्या, थोड़ी देर बाद ही क्या आने लग रही है, खाना आने लग रहा है, तो वो क्या करने लग गया, यहाँ पर कंडीशन रिस्पॉन्स करने लग गया, यानी कि उसके मुंह से अब लार आने लग गई। दो चीजों को सुनकर के आती है उसके लार, घंटी की आवाज सुन के और खाना देख करके, दोनों चीज एक साथ आती है, तो उसके मुंह से क्या आ जाती है, लार आ जाती है। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अब देखो आगे क्या होगा, ये जो कंडीशनिंग है और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग
ये पूरा का पूरा एक जो सिद्धांत था वो हमने देखा, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है? नो एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्निंग ऑफ गिफ्टेड इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन की तो बता दिया इसने, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं या गिफ्टेड होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, उनको कैसे सिखाएंगे उसके बारे में यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। टू मच स्ट्रेस ऑन रिपीटेशन, बार बार चीजों को, कुत्ते को क्या कर रहे थे, बार बार, जब तक रिपीट नहीं करोगे चीजों को तो जब तक कंडीशनिंग नहीं होगी। उसको भी तो ऐसे कर रहे थे, घंटी बजाते खाना देते, घंटी बजाते खाना देते। तो यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन पे बहुत ज्यादा बल दिया गया है, तो ये भी इसकी एक कमी है। जनरली लर्न फैक्ट्स आर नॉट स्टेबल, जो सीखी गई चीज है वो कितने दिन तक स्टेबल रहेगी इसका कोई पता नहीं है। कुत्ते ने सीख तो लिया कि घंटी बजाने से लार टपकानी है, लेकिन कब तक टपकाएगा वो कोई पता नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं, कोई जरूरी नहीं है उसमें स्टेबिलिटी हो। जैसे बच्चे को कोई आदत सिखा दी, अभी तो सीख गया है वो, लेकिन इस आदत को वो जिंदगी में कब तक अपना के रखेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। समटाइम्स स्टूडेंट फॉरगेट व्हेन रीइंफोर्समेंट इज विथड्रॉन। अगर मान लो बच्चे को पहले तो कहते थे, जैसे छोटा सा बच्चा होता है वो होमवर्क करके लाता तो उसको मैडम गुड दे देती कॉपी में, गुड वेरी गुड, है ना। लेकिन मान लो बीच में मैडम ने गुड वेरी गुड देना बंद कर दिया, तो उसको लगा कि यार अब ऐसा है कि कहीं मैं शायद अच्छा होमवर्क नहीं कर रहा हूँ, मैडम ने गुड देना बंद कर दिया, चलो होमवर्क करना भी बंद कर दो। समझ में आ गई बात? अगर बच्चे को क्या देना बंद कर दिया जाए, रीइंफोर्समेंट देना बंद कर दिया जाए, तो बच्चा उस काम को करना बंद भी कर सकता है। नो क्लैरिटी ऑन रोल ऑफ इनसाइट, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड। देखो बेटा, किसी चीज में बहुत सारी चीजों का योगदान होता है किसी चीज को सीखने में, कि भाई उसकी इनसाइट क्या है, इनसाइट मतलब उसके अंदर से क्या आवाज आ रही है ना, उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है उस चीज की, उसकी रुचि है कि नहीं उस चीज में, उसका दृष्टि को, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजों की भी बात होती है। लेकिन पावलोव ने इस सिद्धांत में इनके बारे में कोई भी बात नहीं की। उनका उद्देश्य केवल ये था कि भाई हम किसी चीज की कंडीशनिंग कर सकते हैं, और वैसे बेटा ये गलत भी है एक तरीके से देखा जाए तो। जानवर और इंसानों की तुलना हो सकती है क्या? एक शेर सर्कस का होता है, सर्कस के शेर को वो डांस करा देता है, वो जो सर्कस का मास्टर होता है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक बच्चे को एक जानवर की तरह ट्रेनिंग दी जा सकती। दो शब्द होते हैं बेटा, ध्यान रखना हमेशा, एक होता है ट्रेनिंग, एक होता है एजुकेटिंग। तो एजुकेट करना ये इंसानों के ऊपर लागू होता है, ट्रेन करना किसी चीज को, तो ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर चीज की, जैसे अभी टीचर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो पर्टिकुलर सेक्शन की पढ़ाते कैसे, इस काम की ट्रेनिंग दी जा सकती है। अब कोई सोचे कि पूरे आदमी की पूरी लाइफ को ट्रेन कर दिया जाए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती। समझ में आ रही है बात? जैसे किसी सोल्जर को सैनिक बनने की तो ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन अब वो हर दिन में क्या काम करेगा, किस समय क्या चीज करेगा, तो वो चीज नहीं है, वो एजुकेशन से आती है। समझ में आ रही है बात? तो ये और जो चीजें हैं, इनसाइट, अंडरस्टैंडिंग, इन चीजों पर ये सिद्धांत थोड़ा सा ध्यान नहीं देता है, तो ये भी इसकी एक कमी है, लिमिटेशन है। तो ये वीडियो जो है यहीं तक था, इसमें हमने जाना कि किस प्रकार से पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा एक बच्चे को किस तरीके से इच्छित परिस्थितियों में जैसा व्यवहार हम उससे चाहते हैं वैसा हम कैसे डाल सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।